यूक्रेन और रशिया की जंग का 11 दिन पूरा हो चला है। शनिवार को रशिया ने आम लोगों के निकलने के लिए यूक्रेन में सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन चंद घंटे बाद ही इसे खत्म भी कर दिया। इसके बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी, अगर यूक्रेन झुका नहीं तो उसका नामो निशान मिटा कर रख देंगे। नमस्ते, मैं राशिद। पुतिन की धमकी के जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। इधर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि रशिया करीब 1.5 लाख सैनिक कीव को घेर चुके हैं और रशिया कभी भी शहर पर अटैक कर सकता है। पिछले 10 दिन में 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक सेना में शामिल हुए हैं। सभी को शुरुआती ट्रेनिंग देने के बाद मोर्चे पर तैनात किया गया और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से और भी ज्यादा हथियार देने की अपील की है। मास्टर कार्ड वीजा ने रशिया में अपनी सभी सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया। यूक्रेन ने दावा किया कि रशिया में अब तक 150 से अधिक कंपनियों ने अपना कारोबार समेट दिया है। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से मुलाकात की। मुलाकात में ब्लिंकन बोले, अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ में है। यूक्रेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट से अपील करके कहा कि पुतिन से युद्ध रोकने के लिए आप कहें। बेनेट चूंकि चंद घंटे पहले ही पुतिन से मॉस्को में मिले थे, यही वजह है कि यूक्रेन ने यह अपील की। वहीं यूक्रेन ने बीते कई दिनों में अगर आप देखें तो 24 घंटे में रशिया के 9 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया। कई रशियन सैनिकों के युद्धबंदी बनाने का भी दावा किया। लेकिन सवाल यह है कि आगे युद्ध कहां तक जाएगा, तबाही कितनी आने वाली है, अगले 24 घंटे में किन न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने जा रहा है रशिया। इस बीच आज की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, रशिया यूक्रेन युद्ध पर अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। यूक्रेन को रूसी राष्ट्रपति की खुली और बड़ी धमकी और सीधे तौर पर पुतिन ने कहा, अगर यूक्रेन सुधरा नहीं तो फिर देश का दर्जा छीन लिया जाएगा, देश का दर्जा छिन जाएगा। यूक्रेन के भविष्य पर भी सवालिया निशान लगा है। पुतिन ने पश्चिम के इशारे पर ज़ेलेंस्की खेल रहे हैं, यह पुतिन का कहना है। पुतिन वर्सेस ज़ेलेंस्की की लड़ाई शब्दों में कहां तक पहुंच गई है, सुनिए। Виходьте на вулиці, підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це перемога не тільки над російськими військовими, це перемога світла над темрявою, це перемога добра над злом, перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде вся Европа. Организовали блокаду этих территорий, отключили их от банковской системы, от продовольственного снабжения, от выплат пенсий, пособий и так далее. Там подачи какие-то подбрасывали, и то для того, чтобы получить эти пособия и пенсии, надо было проходить линию разграничения. Послушайте, вы знаете, что я сейчас скажу? Может быть, это жестко так прозвучит, прямо от меня в голову пришло, но тем не менее, ситуация заставляет говорить такие вещи. Ну вот вы сами видите. आगे बढ़े उससे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध पर अब तक की सबसे एक्सप्लोजिव यानी सबसे विस्फोटक ब्रेकिंग आ गई है। खार्किव में यूक्रेनी फौज ने रशिया पर पलटवार कर दिया है। खार्किव में रूसी सेना के पीछे हटने का दावा किया जा रहा है। रशियन फौज के हथियार और गाड़ियों पर भी यूक्रेनी कब्जा हो गया है। यूक्रेन ने रशियन विमान को मार गिराने का दावा भी किया है। इसका मतलब यह है कि रिटेलिएट अब यूक्रेन की सेना भी कर रही है और यूक्रेन ने भी यह ठान लिया है कि पुतिन की सेना के साथ में लोहा लेंगे। लेकिन जंग के मैदान से सबसे जबरदस्त रिपोर्टिंग इंडिया न्यूज कर रहा है बुडापेस्ट से राहुल गौतम की रिपोर्ट। बुडापेस्ट हंगरी में, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये बस खड़ी है एम्बेसी ऑफ इंडिया की, और इस बस में वो छात्र हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में से, और अब इन बच्चों को इस बस में बिठाकर सकुशल घर वापसी की जो तैयारी है वो शुरू की जा चुकी है। ये तमाम बच्चे भारत के अलग अलग राज्यों से हैं, और जाहिर है जिस तरीके की स्थिति बनी थी यूक्रेन में, उसके बाद जो हालात खराब हुए, तभी से सरकार और एम्बेसी लगातार बच्चों को इवैक्यूएट कर रही है। बच्चे खार्किव, कीव और आसपास के जो बॉर्डर एरियाज हैं उन एरियाज से अलग अलग देशों में एंटर कर रहे हैं, और वहां से ऑपरेशन गंगा को चलाया जा रहा है, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तमाम छात्र, जाहिर है एक राहत की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि ये तमाम बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स अब अपने घर पे कल मौजूद होंगे, और लगातार इसको ये तमाम बच्चों की जो फ्लाइट है वो एयरपोर्ट पे रेडी है, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट था
वो ऑलरेडी एम्बेसी के लोगों ने वो पूरा किया है और अब ये राहत भरी तस्वीरें सीधा बुडापेस्ट से आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के कैमरे के थ्रू। और जाहिर है ये एक बड़ी अचीवमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इवैक्यूएशन करना ही अपने आप में एक मुश्किल काम होता है और एक वॉर जोन से हजारों की संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करना, जाहिर है ये एक बड़ी उपलब्धि है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो कि कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पर, जो लगातार बच्चों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। अपना नाम बताइएगा। तन्वी रूपा। तन्वी जी, हंगरी का क्या रोल रहा है इस पूरे इवैक्यूएशन ड्राइव में? तो हमारा जो था कि हम लोग सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ठीक है, तो हमारा जब भी वॉर का वो चीज चला एंड देन सडनली हम वहाँ से स्टूडेंट्स आने लगे एंड हमें पता है कि बॉर्डर ओपन कर दिया गया है एंड वो स्टूडेंट्स आएंगे, तो वी वर कोऑर्डिनेटेड वेरी वेल फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी हियर। 11 दिन की जंग के बाद में रशिया और यूक्रेन कहां पर आकर करके खड़े हैं? रशिया के साथ में अभी कौन है? हालांकि यूक्रेन के साथ में नाटो मुल्क हैं, लेकिन नेटो आगे तो नहीं आ रहा। लेकिन पुतिन के साथ साथ कौन है और किस तरीके से पिछले लगभग 11-12 दिन में घेराबंदी करके यूक्रेन की रखी हुई है, आपको हम एक बार दिखाते हैं। आप देखें, इससे पहले कि मैं डिबेट को ओपन करूं, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, आप देखें ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, खुद रशिया है, किर्गिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, आर्मेनिया, ईरान, बेलारूस, यानी ये घेराबंदी है जो अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। और इसी घेराबंदी के जरिए ही रशिया की जो फौज है आगे बढ़ती चली जा रही है। कीव में, खार्किव में, इसके अलावा ओडेसा जैसे इलाके में, खेरोसोन जैसे इलाके में, और अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। और जेलेंस्की का यह कहना है कि आज 2 और न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा रशियन फौज कर लेगी। अगर रशिया का कब्जा हो जाता है तो क्या यह माना जाए आगे आने वाले दिन में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे? मैं डिबेट ओपन कर देता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल शिवदान सिंह डिफेंस एक्सपर्ट, और प्रमोद पहवा जी मेरे साथ में हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। खबरें कई आ चुकी हैं और इन खबरों के बीच में पुतिन ने यह कहा है कि अगर यूक्रेन माना नहीं तो देश का दर्जा खत्म हो जाएगा, यूक्रेन का वजूद मिट जाएगा। ये देश का दर्जा खत्म हो जाने का मतलब क्या है? पुतिन 11 दिन के बाद में इशारा क्या कर रहे हैं? क्या बड़ी तबाही का इशारा कर रहे हैं, जिद का इशारा कर रहे हैं, जुनून का इशारा कर रहे हैं? देखिए, माइंड गेम तो चलता ही रहेगा। प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो दोनों तरफ से चल रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी कर रहे हैं और व्लादिमीर पुतिन भी कर रहे हैं। यूक्रेन का दर्जा एक तरह से पूरा खत्म नहीं होगा, मगर ये यूक्रेन नहीं रहेगा जो आज है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जब भी वार रुकेगा तो आप मान के चलिए कि ईस्टर्न यूरोप का जो इलाका 10 साल से सेपरेटिस्ट के पास है, उससे भी आगे तक पूरा जो डॉनबॉस का जो क्लेम ये लोग करते हैं वहां तक काफी हद तक जाएगा। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि जो ब्लैक सी से लगा हुआ यूक्रेन का इलाका है उसको भी रशिया जो है वो डोमिनेट करेगा और वो शायद अपने पास दबा के रखने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई भी एग्रेशंस अगर होंगे वेस्टर्न यूरोप से तो वो ब्लैक सी के थ्रू ही हो सकते हैं। बाकी इलाका ईस्टर्न यूरोप और नॉर्थ यूरोप, नॉर्थ यूक्रेन वाला तो रशिया ने पूरा डोमिनेंट है, उनसे लगा हुआ है। तो चेंज होगा, मैप जरूर चेंज होगा। और बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी के चांसलर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी से अब होगा क्या? बैकडोर डिप्लोमेसी तो इससे पहले भी चलती रही। मेरे ख्याल से प्रमोद पहवा जी, आपको ये बताना चाहिए कि क्या युद्ध के हालात में बैकडोर डिप्लोमेसी अभी फिलहाल के लिए काम आएगी? बैकडोर डिप्लोमेसी जिसमें इजरायल के पीएम मिलते हैं पुतिन से, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति अपील करते हैं 3 मुल्कों से कि किसी भी तरीके से युद्ध आप बंद कराएं, जहां पर 24 घंटे के बाद तीसरे दौर की बातचीत होने वाली है। लेकिन क्या बैक चैनल टॉक्स यानी बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए अभी फिलहाल के लिए स्पेस है अगले 2-4 दिन 5 दिन में? मैं तो ये मानता हूं कि युद्ध होने से पहले ही बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही होगी और सब कुछ सेटल होने के बाद एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद ये सब दिखाया जा रहा है या हो रहा है। हम लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, हम उसके ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं। हमें अगर वेस्टर्न मीडिया जो दिखाता है तो हमें लगता है कि रूस तो गया बस खत्म, और अगर हम रशियन या चाइनीज मीडिया को देखते हैं तो लगता है कि यूक्रेन खत्म, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी, पिछली भी आपकी डिबेट में कहा था कि बेसिकली ये वार रूस की और नाटो की है। और इसके साथ सर आपको रोकना पड़ रहा है।
महायुद्ध का सायरन बज गया है। इसका मतलब यह है कि वॉर जोन की ब्रेकिंग आ गई है। महायुद्ध की जमीन से चौंकाने वाली बिग ब्रेकिंग। रशियन फौजियों के खिलाफ खिरसौन में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। खिरसौन में लोगों ने रशियन काफिले को रोक दिया और रशियन सैनिकों की फायरिंग से भी लोग डरे नहीं। रशियन काफिले के सामने यूक्रेन के लोग लेट गए हैं, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यूक्रेन में सड़क पर अलग अलग जगह लोगों ने लेट करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। रशियन सैनिक की फायरिंग से भी डरने वाले नहीं हैं, इनका ये कहना है। यूक्रेन को आप बख्श दीजिए, आम जनजीवन को आप बख्श दीजिए, गर्भवती महिलाओं को तो कम से कम जाने दीजिए, क्योंकि ये आपके गुस्से का, आपके जिद का, आपका जुनून का शिकार हो रहे हैं। और हम युद्धबंदी नहीं रहना चाहते, हम युद्ध जोन में नहीं रहना चाहते। आपने ये कहा था सैनिक ठिकानों पर हमले करेंगे, लेकिन आप तो सिविलियंस पर ही हमले करने लगे। ये मेजर मोहम्मद अली शाह, खिरसौन में जो भी चल रहा है, अगर आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती है और अगर आर्मी से सिविलियन आकर के भिड़ने लगे, तो फिर ऐसे में क्या क्या चेंजेस होते हैं और ऐसे फिर किस तरह से बैटल जोन में सारी चीजें बदल जाया करती हैं? एग्जाम्पल देता हूं बड़ा सरल तरीके से, हर कोई समझ में आ जाए। देखिए, जब यहाँ प्रोटेस्ट होती हैं तो वहां पे पुलिस होती है, तो पुलिस और सिविलियन को हमने भिड़ते हुए सुना है, देखा है होते हुए, मगर आर्मी को एक सही ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी किसी भी सिविलियन से नहीं भिड़ना है, किसी भी हालत में ज्यादा से ज्यादा उनके साथ कन्फ्रंटेशन कैसे भी ये तो आर्मी ट्रेनिंग की बात हो गई, लेकिन ज़ेलेंस्की का हम क्या करें? एक सेकंड मेजर शाह, बस एक सेकंड रुकिएगा। एक बार पूरी स्क्रीन पर अगर ये यूक्रेनी सेना का एक ऐड है, बहुत ही इमोशनल है, बहुत जज्बाती है। अगर आप देखेंगे ना, आप कभी बिल्कुल कलेजा ये कहेगा मुंह को आ जाएगा और आप भी बहुत जज्बाती हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे। ये तस्वीरें देखें आप, यूक्रेनी सेना का विज्ञापन है। आवाज एक बार तेज की जाए। Дядя Юра, таксист. Я вчитель фізкультури. Я студент-геолог. У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Я батько. हम देख रहे थे मेजर मोहम्मद अली शाह। अपनी बात आप पूरी करें, आप चूंकि ये कह रहे थे कि मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाती है, चूंकि आप भी एक फौजी हैं और फौजी को पहली ट्रेनिंग ये दी जाती है कि कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, सिविलियंस नहीं मारे जाने चाहिए। लेकिन तब क्या करें जब ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया है अपने सिविलियंस को असॉल्ट राइफल दे करके कि जाओ जा करके युद्ध लड़ो रशिया के खिलाफ, ऐसे में क्या करें फिर? अब तो वो उग्रवादी कहलाएंगे एक तरीके से, कि भाई वो रिबेल्स कहलाएंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी, जैसे कि आपने खुद वीडियो देखे होंगे कि यूक्रेनियन के सिविल जनता ने पूरी रूसी टैंक को, पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वो असल में जो टैंक्स जो हैं वो रूसी टैंक नहीं है, वो बेलारूस से आई हैं। वो रूस ने मदद मांगी है बेलारूस से, और वो टैंक्स रूसी बेलारूस की टैंक्स हैं। रशियन जो है वो बीएमपी है, और बीएमपी और टैंक में बड़ा फर्क है। बीएमपी में बेसिकली इन्फेंट्री आती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री आगे बैठ के आती है। तो वो जो टैंक्स जो हमने घेरते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल ये क्या कर पाएंगे इनको? ये मोकोटोव कॉकटेल इनको मारेंगे, इन पे उस तरीके हम पेट्रोल बॉम्ब मारेंगे। बाकी लोग ये टैंक अब ये घिर के, अब सोचिए एक सिविलियन के आगे रूसी फौजी सरेंडर कर रहा है, तो ये नजरिया कहीं पे भी, और ये जंग बड़ी शर्म की बात है, कोई शान की बात नहीं है इसमें कि किसी ने इतने मारे उतने मारे। आप ये क्यों नहीं देखते कि किसी ने कितनी माँ अपने बेटे को खो दिया, कितने बच्चों ने अपने फादर को खो दिया, कितनी लेडीज। मैं इससे पहले कि कर्नल शिवदान से अपना अगला सवाल करूं, और कर्नल शिवदान से मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ज़ेलेंस्की से कहां पर तैयारियों की गलती हुई है, प्रिपरेशंस की गलती हुई है। क्योंकि यह बात कही जाती है कि 80 साल पहले फिनलैंड में एक गुरिल्ला आर्मी तैयार की गई, और एक ऐसी गुरिल्ला आर्मी जिसने उस जमाने में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से जम करके 3 महीने तक लोहा लिया था और नाको चने चबा दिए थे। लेकिन इस तरह की तैयारी पहले से ही अगर ज़ेलेंस्की ने नहीं की है, तो क्या यह भी एक बड़ी वजह है कि आज की तारीख में यूक्रेन भुगत रहा है? अब भारत पर कितना असर पड़ेगा? भारत कब तक न्यूट्रल रहेगा? भारत कब तक तटस्थ रहेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। और बैक चैनल टॉक्स में क्या क्या चल रहा है, यह भी बड़ा सवाल है। आगे बातचीत करें, उससे पहले हेडलाइंस। युद्ध के 11 दिन हो चले हैं, क्या भारत पर असर पड़ने वाला है? क्या भारत के बाजार पर असर पड़ने वाला है? भारत अपनी स्थिति यानी भारत अपनी पोजीशनिंग विदेश नीति के लिहाज से कब तक तटस्थ रखेगा यानी न्यूट्रल रखेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच वॉर का सायरन फिर से बज गया है। बैटल जोन ब्रेकिंग। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन पर सबसे चौंकाने वाली खबर, रशिया की सीक्रेट सर्विस का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन ने मोसाद को दी है पुतिन को मारने की सुपारी।
इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद, रशिया की सीक्रेट सर्विस ने चौंकाने वाला दावा किया है कि यूक्रेन ने मोसाद को पुतिन को मारने की सुपारी दी है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को यह सुपारी दी गई है, यह सबकी बड़ी खबर है। कर्नल शिवदान के पास में चलते हैं। कर्नल शिवदान, ये किस तरह की खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन ने मोसाद को सुपारी दे दी है पुतिन की, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? अगर है तो फिर राज क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा जिसमें आपने ये पूछा था कि इसका स्टेटस रशिया, हेलो, हाँ बोले। रशिया कह रहा है कि यूक्रेन का स्टेटस मिटा दिया जाएगा। आपको याद होगा 71 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बुलाया जाता था, ठीक है, मगर बांग्लादेश युद्ध के बाद में वो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है। इसी तरह यदि यूक्रेन नहीं माना तो यूक्रेन को रशिया अपने अंदर मिला के या एक अलग राज्य अब अलग नाम से घोषित कर सकता है। इसका मतलब होगा कि यूक्रेन का स्टेटस मिटा दिया। ठीक है। इसके बाद ये भ्रामक न्यूज जो आ रही है, तो उसने सुपारी दी है मोसाद को, ये एक प्रकार से हाइब्रिड वार का हिस्सा है। हाँ। इसके अंतर्गत इस तरह की खबरें फैला करके दुश्मन को भ्रम में डाला जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। दुश्मन देश एक दूसरे अब मेजर जनरल जेकेएस परिहार, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार के पास में चलते हैं। मेजर जनरल जेकेएस परिहार, अब सवाल यह पैदा होता है कि अभी फिलहाल खांचों में या फिर ग्रुप में कौन कौन बटा हुआ है, या गुट में कौन कौन बटा हुआ है? गुट में है चाइना, पाकिस्तान, क्यूबा, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तरी कोरिया। दूसरी तरफ है यूक्रेन, दूसरी तरफ है नेटो, जिनमें कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी अलग अलग गुट में हैं। क्या दुनिया आज की तारीख में दो गुट में बटी है? अगर बटी है तो आगे आने वाले दिनों में इसके रिपरकशंस क्या रहेंगे, मैं हर तरीके से जानना चाहूंगा। मैं व्यापार में, रक्षा सौदों में, डिप्लोमेटिक लिहाज से, रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, ये जियोपॉलिटिकल सिनारियो कहां पर जा रहा है दुनिया का, और इसमें आने वाले वक्त में भारत अपनी जगह क्या तलाशेगा? बहुत ही कठिन सवाल है, कॉम्प्लेक्स है, और मैं 2 मिनट में आपको यही बताऊंगा कि ये नाटो की जो अमेरिका की हाथ से सत्ता जा रही है सुपर पावर होने की, वो सारी छटपटाहट उसी वजह से है। ब्रिटेन तो वही हो गया है कि पुराने राजा महाराजा के प्रीवी पर्स भी खत्म हो गए, अभी भी वो अपने को दुनिया का साम्राज्य समझते हैं दुनिया को, तो ये लीगेसी उनकी खत्म हो गई। अमेरिका जो है रूस इससे चाइना से पिछड़ता जा रहा है। एक स्टेज 2040 में ये आ सकती है कि अमेरिकन इकोनॉमी और मिलिट्री पावर जो है वो चाइना उसको आगे निकल जाएगा। तो अमेरिका को भी लग रहा है कि असली मुकाबला उसको चाइना से करना है। अब रशिया पे एक तरह से ये प्रेशर टैक्टिक्स है, क्योंकि रशिया का जो नेचुरल गैस और फ्यूल इकोनॉमी है वो यूरोप में खास करके जर्मनी और फ्रांस को काफी इन्फ्लुएंस कर रही है, और उस वजह से नाटो भी कमजोर हो रहा है, और ये दोनों देश अगले 30 साल तक रशिया पर डिपेंडेंट रहेंगे अपने एनर्जी सोर्सेज के लिए। तो अमेरिका को नाटो में भी अपनी कमजोरी नजर आ रही है। इस हालात में वो उसके सामने कोई वो दूसरा रास्ता नहीं था कि वो रशिया को नीचे दिखाए और नाटो को, खास करके यूरोप में जो है जर्मनी और फ्रांस को अपने ही उसमें ग्रिप में रखे। ये अमेरिका की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब ग्रुपिंग क्या होगी? ग्रुपिंग में आपको बता चुका हूं कि 2030-40 का टाइम जो है वो साउथ एशिया का होने वाला है, और डोमिनेंस जो है उसमें चाइना करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना विल बी द मेजर पावर, उसको रशिया सपोर्ट करेगा, जो बैलेंस करेगा, वो यूरोप में भी बैलेंस करेगा। तो सर इससे पहले कि मैं अगले गेस्ट के पास में जाऊं, अगर डोमिनेंस चाइना करेगा तो हमारे लिए तो बहुत चिंता वाली बात है। फिर तो नहीं, फिर तो मैं आपको वही मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये LAC वाला इशू जो पिछले 2 साल में आया है, अगर आप इसको अलग कर दें, पिछले 40 साल में चाइना के साथ में इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशंस बड़े कॉर्डियल चले हैं, और उन्होंने जो है ट्रेड में आप बहुत उनसे आगे उनके साथ में जा चुके हैं। अब बुरा लगने वाली बात है, मगर फ्यूचर में रशिया, चाइना, इंडिया का ब्लॉक बनेगा 2030 में जाके। अमेरिका के खिलाफ आप 2030 में रहेंगे। आज की हालत में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है, हमारे जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस हैं,
इंटरनल कंपल्शन है। भारत फाइनेंशियल सैंक्शंस टॉलरेट नहीं कर सकता है। सर अगर मैं आपको ठीक समझ पा रहा हूं मेजर जनरल, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में इंडिया, चाइना और रशिया, इन तीनों का ही एक ट्राई पावर बनने वाला है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए। सर मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है, हालांकि मेरे मुकाबले आपका अनुभव कहीं ज्यादा है, फौज में भी आपका अनुभव ज्यादा है, विदेश मामलों में भी आपका अनुभव ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए वाकई में चौंकाने वाली बात है। प्रमोद पहावा जी, क्या ऐसा हो सकता है जैसा मेजर जनरल कह रहे हैं? और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, बाइडेन कमजोर साबित हो रहे हैं। इस बीच 24 घंटे पहले ट्रंप ने यह कह दिया है कि मैंने पहले ही पुतिन को चेतावनी दे दी थी, मेरे डर की वजह से उस जमाने में यूक्रेन पर अटैक नहीं कर सके थे, मेरे डर की वजह से चाइना ने ताइवान पर अटैक नहीं किया था। क्या वाकई में ये भ्रामक है या फिर सच भी हो सकता, ये बात सच भी हो सकती है? नहीं, जहां तक इंडिया चाइना का ब्लॉक बनने की बात है तो मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, और ये इंडिया को बनाना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम चाइना के साथ एक ब्लॉक बनाकर और पाकिस्तान के साथ अपने कॉर्डियल रिलेशन बनाकर चलें। और शायद इसके लिए हम 2012 में बहुत आगे तक बढ़ चुके थे, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन पर नहीं बताई जानी चाहिए। हो सकता था कि हम सीपैक का हिस्सा होने वाले थे, लेकिन 2014 में हमारी सरकार बदल गई। इसके अलावा मैं अपनी पिछली बात को कंटिन्यू करता हूं। हम एक चीज को भूल जा रहे हैं कि बाइडेन के फेवर में आज ना तो सलमान MBS खड़े हुए हैं सऊदीया के, UAE भी उनके खिलाफ दे रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, या रशिया के फेवर में एब्सेंट रह रहे हैं। तो इन चीजों को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओपेक की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी MBS ने मना कर दिया। तो ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे आप जितने भी प्रबुद्ध जन मेरे साथ में बैठे हुए हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहते हैं ना कि समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन के बाद अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है, ठीक इसी तरीके की जियोपॉलिटिकल रिशफलिंग चल रही है क्या? अगर ये रिशफलिंग चल रही है, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि इस जियोपॉलिटिकल रिशफलिंग में शायद एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे इतना ज्यादा शायद यूरोप या अमेरिका या फिर नेटो से मतलब नहीं होगा जितना मुझे एशिया और भारत से लगे हुए क्षेत्र से मतलब होने जा रहा है। इस लिहाज से मैं आगे पूछूंगा, इस समुद्र मंथन में भारत को क्या मिलने वाला है? और मैं एक सवाल मेरा अभी भी बना हुआ है जो शुरुआत में मैंने टॉस किया था, और वो सवाल ये कि भारत तटस्थ आखिरकार कब तक बना रहेगा? मेजर मोहम्मद अली शाह, मेरे सवाल का इंतजार कीजिए, आगे बढ़ें उससे पहले हेडलाइंस। कभी सोच करके देखिएगा, जब भी जंग होती है ना तो सिर्फ 4 शब्दों के बीच में हर कोई बहुत कुछ तलाश करने की कोशिश करता है। ये 4 शब्द क्या हैं? कौन रुकेगा, कौन झुकेगा, कौन रुकेगा, कौन झुकेगा, जैसे 4 शब्दों के बीच में बैटल जोन का सारन बज गया है। मारियोपोल शहर पर रशिया की फौज ने घेराबंदी शुरू कर दिया है। मारियोपोल पर कब्जे की कोशिश में है रशियन फौज। यूक्रेन के लिए बहुत अहम है मारियोपोल। मारियोपोल बंदरगाह की रणनीतिक अहमियत है और मारियोपोल के रास्ते विदेशों से हथियार मिल सकते हैं, यह सब की बड़ी खबर है। मारियोपोल शहर पर रशियन की फौज पहुंच गई है और उसका घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। घेराबंदी ऐसी है जहां पर यूक्रेन के लोगों को पहले तो हटाया जाए, निकाला जाए, और अगर किसी ने सैन्य ठिकाने बनाए हैं तो फिर उसे नेस्तनाबूद किया जाए। कर्नल शिवदान, अभी थोड़ी देर पहले बातचीत ये हो रही थी कि दुनिया जो है एक रिशफलिंग मोड में है, जैसे कार्ड को रिशफल किया जाता है ना, जब भी युद्ध होती है तो फिर इसी तरह की रिशफलिंग होती है। ठीक ऐसी रिशफलिंग 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक हुई। पहला वर्ल्ड वॉर, 90 लाख की मौत। सेकेंड रिशफलिंग 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 7 से 8 करोड़ लोगों की मौत। क्या ये थर्ड रिशफलिंग का वक्त है? अगर है तो हम कहां हैं? देखिए, आपको याद होगा नए नए ग्रुप वर्ल्ड में बनते हैं। जैसे चाइना के एक्शन के बाद में साउथ चाइना सी में क्वाड बना है, तरह तरह के वार्सा पैक्ट हुए हैं, नेटो बने हैं। ये सब युद्धों का ही परिणाम है। इसी प्रकार से इस लंबे युद्ध के बाद भी नई नई रिशफलिंग होगी, क्योंकि दुनिया के सामने वास्तविकता आ गई है। जिस प्रकार यूक्रेन को नेटो ने नकारा है, जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने सैन्य शक्ति वहां पर नहीं भेजी है, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है, इस प्रकार से सबने अपनी असलियत पोजीशन पहचाननी है और अपने आप को इस तरह से कनेक्ट करना है कि जिससे उसे मदद मिलने की आशा रहे।
आपका ये कहना है कि हर किसी ने अपनी असली हैसियत पहचान ली है, अपनी असली पोजीशनिंग पहचान ली है, तो पोजीशनिंग में सुपर पावर आज की तारीख में कौन है? मेजर मोहम्मद अली शाह, सुपर पावर कौन है? जी देखिए, इस टाइम पे आपने जो सवाल किया, मैं आपको दो बातें बोलता हूं कि सबसे ज्यादा नाम इस दुनिया में अभी सबके जबान पे किन का है? दो शख्स का है। एक व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ठीक है। और रूस ने यह साबित कर दिया कि भाई वो एक तरीके से सुपर पावर वही है, तो क्योंकि उनको किसी की परवाह नहीं है, वो आत्मनिर्भर है, वो सेल्फ सफिशिएंट है, मगर वो डूबेंगे और साथ में औरों को भी डूब के साथ में ले जाएंगे। अब रूस जो है वो देखिए, हम जंग क्यों लड़ते हैं? हम शांति चाहते हैं ना, इसलिए हम शांति चाहते हैं, इसलिए लड़ते हैं। एक मिनट मेजर शाह एक मिनट। बैटल जोन सायरन फिर से बज गया है। रशिया यूक्रेन जंग के बीच आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री अचानक मॉस्को पहुंचे। इजरायल के प्रधानमंत्री ने पुतिन से मुलाकात की है, काफी देर तक मुलाकात चली है। क्रेमलिन में नफ्ताली बेनेट और पुतिन के बीच की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किन मायनों में खास है? मेजर मोहम्मद अली शाह, मेजर शाह। ये मुलाकात तो हर मामले में खास है, क्योंकि इस टाइम पे इस क्रूशियल वक्त में जहां पे गोलियां बमबारी हो रही है, वहां पे मीटिंग और डायलॉग ही काम आएंगे, मुलाकातें ही काम आएंगे। जहां पे बात बढ़ सकती है आगे बातों से, वहां पे गोलियां क्यों इस्तेमाल करें किसी भी दशा में। और यहाँ पे कन्विंस करना पड़ेगा दोनों देशों को कि भैया ये मत करो, ये बर्बादी है और आप तो डूबोगे ही डूबोगे। साथ में हमें भी क्यों, हमने क्या करा है, साथ में हमको लेके डूबोगे। अगर विश्व युद्ध ना भी होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियर परमाणु हथियार ना भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं इकोनॉमी के तहत भी आप देखिए, रूबल जो है रुपये के बराबर का आ गया है अभी, और रूबल की इतनी बड़ी वैल्यू थी, वो इकोनॉमी गिर रही है। आप सफर कर रहे हैं, मैं सफर कर रहा हूं, हर कोई सफर कर रहा है, और तेल के प्राइसेस गिर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? जो अमेरिका का वहां पे और यहाँ पे चीन का हो रहा है। और मैं मेरे सीनियर है जनरल परिहार साहब, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये इनके साथ मैंने काम कर रखा है फौज में, तो ये दूरदृष्टि वाले अफसर है। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने जो बात कही है ना, मैं मेजर जनरल के पास ही आपकी बात ले जाना चाहता था। मेजर जनरल, मुझे एक बात ये समझाएं, जैसा कि मेजर मोहम्मद अली शाह कह रहे हैं कि आज की तारीख में फायदे में से दो ही लोग हैं, एक चाइना है और दूसरा अमेरिका, क्या वाकई में ऐसा है? और दूसरा ये समझाइएगा कि क्या रशिया को वो नुकसान नजर नहीं आता? क्योंकि कहते हैं पड़ोसी जैसा भी हो ना, आपके लिए मजबूरी बन जाता है, आपको पड़ोसी के साथ में रहना होता है। क्या आज की तारीख में पुतिन के दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मुझे लातविया के साथ भी रहना है, मुझे लिथुआनिया के साथ रहना है, मुझे एस्टोनिया के साथ रहना है, मुझे बेलारूस के साथ रहना है, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, मोल्दोवा, आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, इन सभी के साथ तो मुझे रहना है। क्या ये बात एक राष्ट्र के प्रमुख के जहन में नहीं चलती होगी क्या मेजर जनरल? बिल्कुल चलती है, और खास करके राष्ट्रपति पुतिन जैसा जो सीजन पॉलिटिशियन है और उनका बैकग्राउंड है, वो आज की तारीख के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आगे के लिए काम कर रहे हैं। 10 साल बाद उनका एम है कि रशिया को बिल्कुल टॉप लेवल पे वहीं ले जाए जहां पर वो यूएसएसआर होता था। रहा सवाल ये बाकी देशों के जिनके आपने नाम लिए हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है रशिया को कि यूक्रेन में अगर रशिया अपने मनमाफिक काम कर लेता है, तो बाकी देश जो है वो ऑटोमेटिकली जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर के देश हैं वो रशिया की तो करेंगे, रशिया की बातों के साथ चलेंगे, उसके खिलाफ जाने की सोचेंगे ही नहीं। तो 1 by 1 रशिया एक्शन कर रहा है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और मैं समझता हूं कि पुतिन अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हालात सारे नाटो ने उनके गले में फंदा लगा के धीरे धीरे 8 साल से, यानी मेजर जनरल आप ये कहना चाहते हैं कि वक्त वक्त पर कार्ड रिशफल होता रहना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रिशफल होता है, और ग्रुप्स जो है वो, तो ये तो बता दीजिए कि अगर कार्ड रिशफल हो रहा है तो बादशाह कौन है, वजीर कौन है और गुलाम कौन है? बादशाह इसमें शीपिंग है, इसमें कोई नहीं, वजीर इसमें पुतिन है, और गुलाम जो है वो यूक्रेन वाले हैं। इजराइल के राष्ट्रपति का जाना या प्रधानमंत्री का जाना मॉस्को में, वो इजराइल की भारत क्या है? भारत क्या है? भारत जो है अभी वजीर नहीं है, मगर वजीर के साथ ही रहेगा, ये आप मान के चलिए। हमारी सरकार की सबसे बड़ी समस्या आज ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़ेंगे। लेकिन मेजर जनरल जानते हैं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते मेरे जहन में कई सवाल आते हैं, जो मेजर जनरल आपकी बात को ही मैं प्रमोद पाहवा जी के पास में लेकर के जाता हूं। प्रमोद पाहवा जी, भारत अभी भी न्यूट्रल है और भारत ने जितने भी बयान जारी किए हैं न्यूट्रल हैं, या भारत की पोस्टरिंग अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि भारत ये जानता है कि दुनिया को देखना है कूटनीति के चश्मे से, राजनीति के चश्मे से, आर्थिक चश्मे से, रक्षा के चश्मे से, तकनीक के चश्मे से, डिफेंस यानी हथियारों के चश्मे से।
भारत ये देख रहा है कि 22 साल में पिछले सबसे मजबूत सहयोगी बन गया अमेरिका। क्वाड में हेल्प करता है अमेरिका, हिंद प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ मदद करता है अमेरिका। लेकिन रशिया जहां से हम लेकर के आते हैं S-400, रशिया जो हमारे मेक इन इंडिया में मदद कर रहा है, रशिया जो हमें हमारे घर में AK-203 असॉल्ट राइफल बनवा रहा है, रशिया जो मेक इन इंडिया के तहत कामोव 2260 हमसे बनवा रहा है। तो ऐसे में भारत न्यूट्रल कब तक रहेगा प्रमोद जी? सर, जैसे पत्रकार कभी निरपेक्ष नहीं होता, लेकिन कहता जरूर है कि मैं निरपेक्ष हूं और मेरी कोई विचारधारा नहीं है। जैसे मीडिया कहीं ना कहीं अपने, या मीडिया के मालिक कहीं ना कहीं किसी और झुकाव रखते हैं, ऐसे ही कोई देश कभी न्यूट्रल नहीं होता। एक अगर हम स्वीडन को या दो ऐसी कंट्रियों को छोड़ दें जी, तो अगर हम न्यूट्रल दिख रहे हैं तो न्यूट्रल दिखने के पीछे भी या तो हम इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। और बेशक ये हमारे सरकार की बहुत बड़ी गलती रही पिछले कुछ सालों से कि हमने अपने सारे अंडे एक ही टोकरे में रख दिए। बेशक वो टोकरा अमेरिका का था। हमें नहीं भूलना चाहिए था कि 1971 में इसी सोवियत ने, इसी रशिया ने हमें कितनी बार वीटो से बचाया, कितनी बार कश्मीर पर हमारे साथ खड़े हुए। और जिसे आप बार बार कह रहे हैं कि रीशफलिंग हो रही है, मेरा मानना है कि ये रीशफलिंग नहीं हो रही है, ये रीसेटलिंग हो रही है। सब रीसेट हो रहे हैं। और अगर इजराइल के प्रधानमंत्री मॉस्को में गए हैं तो वो भी अपना वजूद बचाने के लिए गए हैं, क्योंकि इसका ये जो युद्ध चल रहा है ये यूक्रेन का सिर्फ नाम है। वास्तव में तो यह युद्ध आर्थिक मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं प्रमोद जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये रीशफलिंग नहीं बल्कि रीसेटलिंग हो रही है, तो मेरा एक और सवाल है आपसे, क्रॉस क्वेश्चन है मेरा एक, कि रीसेटलिंग में क्या आर वी ऑन द स्टैंड कि हम सही जगह खड़े हैं, क्या हमारी पोस्टरिंग सही है या फिर नहीं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं समझिएगा। मैं अपना ज्योग्राफिया देखता हूं, यानी अपने हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया देखता हूं, तो मुझे ये पता चलता है कि चीन किसके साथ में है? रशिया के साथ में। पाकिस्तान किसके साथ में है? रशिया के साथ में। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान कहां पर जाकर के अंगड़ाई लेते हैं और कहते हैं बेहद रोमांचित हुई युद्ध के बीच में, रशिया की सरजमी पर, यानी मॉस्को पहुंचने के बाद। और तो और ये तालिबान 15 अगस्त 2021 को जिसने अपना शासन स्थापित किया, वही तालिबान, वो भी रशिया के साथ में है। तो इस रिशफलिंग ना माने, इस रीसेटलिंग में हम कहां खड़े हैं फिर? हम गलत खड़े हैं, सही खड़े हैं, आपका ये सवाल था जी। और इस सवाल का जवाब तो यही है कि अगर हम कहीं खड़े होंगे तो सही या गलत होगा ना। अभी हम खुद कंफ्यूजन में हैं, एक दोराहे पर खड़े हैं और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे देश हित में क्या है। अगर हम दोराहे पर खड़े हैं कर्नल शिवदान, तो फिर रास्ता हमारा कहां जा रहा है? जिस दोराहे पर आकर हम खड़े हैं तो रास्ता कहां जा रहा है कर्नल शिवदान? देखिए, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया है वो भी इनडायरेक्टली रशिया के फेवर में ही लिया है। जिन प्रस्तावों में रशिया की क्रिटिसिज्म थी, या जो निंदा प्रस्ताव था, या तरह तरह के प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव था यूएनओ में, उनके अंदर इंडिया ने एब्स्टेन होकर के, अनुपस्थित होकर के ये सिद्ध कर दिया है कि हम अभी भी रशिया के साथ हैं। ठीक है। हमारा 60% रक्षा बजट, 60% फॉरेन हेल्प रक्षा के क्षेत्र में रशिया से ही आती है। आपने खुद ही बताया है तरह तरह के इक्विपमेंट इंडिया में रशिया बनवा रहा है। S-400 मिसाइल रशिया ने हमको दी है। और जैसा प्रमोद साहब ने बोला है, रशिया ने हमें बार बार वीटो से बचाया है और तरह तरह की हेल्प यूएनओ में रशिया ने हमारे साथ की है। ठीक है। इसी प्रकार से हमने भी एक्सटेंड होकर के रशिया की मदद ही की है। ठीक है। और परोक्ष रूप से हम रशिया के साथ ही हैं। अमेरिका के साथ तो हम एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं केवल। हाँ, ठीक है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ट्रू वे में रशिया के साथ है। अंत में मैं आप चारों से ही एक रैपिड फायर राउंड में आप चारों से ही एक सवाल करूंगा, और मेरे सवाल का जो एंगल है या डायरेक्शन है सिर्फ एक है। 11 से ज्यादा दिन हो चले हैं, कौन रुकेगा और कौन झुकेगा? मेजर मोहम्मद अली शाह, पहले आप। जी देखिए, रूस ना ही रुकने वाला है और यूक्रेन ना ही झुकने वाला है। बस तबाही मचने वाली है हर जगह, और फंसेंगे कौन, मरेंगे कौन? यहाँ पे मासूम बच्चे और छोटी छोटी लड़कियां वहां पे विधवा होंगी। ठीक है। प्रमोद जी, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं, क्योंकि आज से 80 साल पहले फिनलैंड ने इसी यूएसएसआर को धूल चटाई थी सोवियत संघ के जमाने में, और कहा यह जाता है उनके पास में गुरिल्ला आर्मी थी, लेकिन आज की तारीख में कोई गुरिल्ला आर्मी नहीं है जेलेंस्की के पास में। तो ऐसे में युद्ध कितने दिन चलेगा?
ये युद्ध चल ही नहीं रहा, मैं इसको युद्ध मानता ही नहीं। इट्स ए मिलिट्री ऑपरेशन और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। ठीक है, बहरहाल मेजर जनरल ये जे के एस चलता है। परिहार, अब ये बताएं कि अग्रेशन अभी तक तो पुतिन की तरफ से है, ज़ेलेंस्की की तरफ से है, क्योंकि ये दोनों हेड ऑन कोलिजन में है। क्या नेटो भी अग्रेशन दिखाया गया, अमेरिका भी अग्रेशन दिखाया गया? नहीं, बहुत जल्दी। नेटो ने ही तो यूक्रेन को सामने खड़ा किया हुआ है और युद्ध नेटो ने शुरू करा है और पुतिन खत्म करेंगे, पुतिन झुकेंगे नहीं, यूक्रेन बदल जाएगा। ठीक है, कर्नल शिरदान, स्केपगोट यूक्रेन को बनाया गया, जैसा कि कहना है मेजर जनरल का। तो कर्नल शिरदान, ऐसे में क्या ये माना जाए कि अभी फिलहाल के लिए ये बलि का बकरा जो है इसे आगे भी हलाल किया जाएगा? कर्नल शिरदान, देखिए मैं मेजर मोहम्मद अली शाह से सहमत हूं जी कि ये युद्ध यूक्रेन की बर्बादी करेगा। ठीक है, क्योंकि ये युद्ध यूक्रेन के अंदर लड़ा जा रहा है, ठीक है, शहरों के अंदर लड़ा जा रहा है, शहरी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक उसके लिए है, रूस ओके सर, ठीक है, ओके ठीक है। मेरे लिए वक्त की थोड़ी सी बंदिशें होती हैं, थोड़ी कमी है, इसीलिए माफी के साथ आपको रुकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, मेरी डिबेट में अपना बेशकीमती समय आपने दिया है। अंत में इतना हम कहना चाहेंगे कि क्योंकि वॉरजोन से इंडिया न्यूज लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है, बिना ड्रामा और बिना किसी भी तरीके का शोर मचाए। हम हंगरी में हैं, हम पोलैंड में हैं, हम बुडापेस्ट में हैं, हम बुखारेस्ट में हैं, कीव से लेकर के खारकीव तक, ओडेसा से लेकर के बाकी न्यूक्लियर प्लांट तक, हर जगह की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आप मेरे सहयोगी जयप्रकाश रमैया और राहुल गौतम के साथ में देख सकते हैं। दिन रात एक करके वो रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।